गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। HSCF RJIL में आपका स्वागत है। आज हम BOCW एक्ट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो एक्ट है उन सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए है जो कि सेफ्टी ऑफिसर्स का काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर। और उनको जब कार्य क्षेत्र पे जब वो जाते हैं तो उनको तरह तरह के कानून बताते हैं। तो यह एक्ट अगर आप अच्छे तरीके से जान लोगे तो आपको कोई भी कार्य क्षेत्र में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, जिन भाइयों को इंग्लिश में दिक्कत है या पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आगे बनाते रहे। हाँ पप्पा जी बोलो ना। हाँ 1 मिनट। क्या बोल रहे? मैं वीडियो बना रहा ना इसलिए। क्या? गेट लगा देता हूँ। हाँ गेट लगा दो ना। और अभी हम क्या है 1 या 2 चैप्टर में ये वीडियो कवर करेंगे, क्योंकि क्या है अगर आज ही के दिन में पूरा BOCW एक्ट आपको बताऊंगा तो कैसा है, आपको भी एकदम से दिमाग में ये नहीं भरेगा। तो चलो हम ज़्यादा समय न करते हुए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले तो BOCW एक्ट यह इसलिए बनाया गया है कि जो भी मजदूर पहले जब काम करते थे तो वो ऐसे कंडीशन में काम करते थे जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना होती थी। और कई बार उनके साथ शोषण भी किया जाता था। ठेकेदार उनको टाइम पर उनकी मजूरी नहीं देता था। कई बार उनके PF मिलते नहीं थे। उनको कभी कभी बीमारियां हो जाती थी तो उनको हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं रहता था। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक एक्ट बनाने का फैसला किया गया जो कि 1947 के भारत स्वतंत्रता के टाइम पे जो 1947 है गणराज्य दिन के तहत उसके तहत BOCW एक्ट बनाने का एक निर्णय लिया गया। ठीक है। जो कि 1 मार्च 1996 को इसको लागू किया गया, लेकिन इसको संविधान में पास होते होते 19 अगस्त 1996 को इसकी शुरुआत की गई, मतलब संविधान में पास हो गया। 1 मार्च 1996 को इसको माना गया और 19 अगस्त 1996 को संविधान में यह पारित हो गया। ठीक है। तो देखो, एन एक्ट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट of condition of service of building and other construction workers and to provide their safety, health, welfare measures and to other matters connected there with or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 47th year of Republic of India as follow। भव्य एवं अन्य निर्माण समूह के रोजगार एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपाय एवं उनके संबंधित या आनुषंगिक अन्य मामले के लिए प्रावधान करने हेतु यह अधिनियम बनाया गया है। समझ गए? जैसे कि उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण
मतलब सेफ्टी, हेल्थ और उनका वेलफेयर। सेफ्टी इसीलिए कि उनका जो भी कार्य क्षेत्र में जोखिम होता है, तो वहाँ पे उनको कैसे सुरक्षित काम करवाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बारे में इसको निर्धारित किया जाता है। स्वास्थ्य, उनका जो स्वास्थ्य है, मान लो कभी कई बार काम करते-करते उनको कुछ बीमारियाँ हो जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके पास कैसा है, मेडिकल्स के लिए पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है, उनको एक ईएसआईसी कार्ड बनाया जाता है ताकि वो कोई भी मेडिकल में जाए और अपना इलाज फ्री करवाए। और कल्याण मतलब जैसे वेलफेयर जो होता है ना, जैसे मान लो अब उनकी एज हो गई है 60 साल, 60 साल के बाद उनको वो क्या करेंगे, उनकी कमाई कैसी होगी, तो उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है। ठीक है, उनके जो उनके वेजेस से कटता है, तो 60 साल के बाद क्या है, उनका पेंशन भी चालू होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, यानी प्रारंभ। इसका प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। देखो, मैं ये चैप्टर मतलब शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट में 11 चैप्टर है और 64 सेक्शन है, 64 सेक्शन है। ठीक है, तो एक एक चीज जो है चैप्टर, उसको आप थोड़ा सा कंठस्थ कीजिए। ठीक है, या अगर वो कंठस्थ करके उसके अंदरूनी चीज हम पढ़ेंगे ना, तो हमको वो इजीली पता चलते रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर के साथ सेक्शन भी याद रखना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, उसमें सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। मतलब संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार, उसका प्रारंभ और उसको कैसे लागू किया जाए, उस बारे में यहाँ पे हम इस सेक्शन 1 में पढ़ेंगे। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ठीक है, इस मतलब इस अधिनियम को भवन एवं निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम 1996 कहा जा सकता है। मतलब हम इसको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 भी कह सकते हैं और रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 1 में सब नंबर 2, सब सेक्शन 2 बोल सकते हैं हम इसको। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इसका जो विस्तार है पूरे भारत में है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी मतलब भारत में जहाँ पे भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क चालू रहेगा, वहाँ पे यह का एक्ट लागू होगा। ठीक है, नंबर 3, it shall be deemed to have come into force on first day of March 1996। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है कि यह जो एक्ट है 1 मार्च 1996 को माना गया है। ठीक है, लेकिन इसको जो संविधान में पारित कब किया गया, 19 अगस्त 1996, वहां से उसको पारित किया गया। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4, ओके, इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयज और हैड एम्प्लॉय ऑन 1 day ऑफ preceding 12 month 10 or more building worker in any buildings or other construction work। ठीक है, यह जो है उस जगह लागू होगा, यह एक्ट उस जगह लागू होगा जहाँ पे 10 या 10 के ऊपर वर्कमैन किसी भी एक दिन किसी भी एक दिन
12 महीने के कालावधि के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। 10 या 10 के ऊपर जो भी वर्कमैन काम करेंगे, ठीक है, किसी भी एक दिन, वो भी 12 महीने के कालावधि को उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह में यह एक्ट लागू होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मतलब क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन द बिल्डिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड इन डिफरेंट रिलेज इन डे आइदर बाय द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर शॉल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर एम्प्लॉयड इन इस्टेब्लिशमेंट। स्पष्टीकरण क्या है? इस ऊपर धारा के प्रायोजन के लिए नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा एक दिन में विभिन्न रिले में नियोजित भवन श्रमिकों को प्रतिष्ठान में नियोजित भवन श्रमिकों की संख्या की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। समझ में आ गया? मतलब जब भी ठेकेदार रजिस्ट्रेशन कराएगा तो श्रमिकों की संख्या को इसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 1 हो चुका है, ठीक है। सेक्शन 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 शॉर्ट, चैप्टर 1 क्या है? प्रिलिमिनरी और मतलब प्रारंभ, और उसका सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम सेक्शन 2 के तरफ पढ़ते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, मतलब उसकी परिभाषा ही क्या रहेंगी, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब जब भी इस एक्ट में जो भी संदर्भ रहेगा वो अपेक्षित रहेगा, उसी के हिसाब से इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, अब इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। तो क्या है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब in relation to an establishment which employs building worker either directly or through a contractor, in respect of which the appropriate government under in dispute act 1947 40 of 1947 industrial the central government, okay। तो इसमें क्या बताया है? किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में जो भवन निर्माण श्रमिकों के सीधे ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया जाता है, ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट मतलब पेरोल में है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के माध्यम से है, उनको नियोजित किया जाता है, जिसके संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, मतलब क्या है? क्या है? डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें सेक्शन 14 के अंदर उपयुक्त सरकार केंद्र है, तो सरकार किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जो भवन, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि in relation to such establishment being a public sector undertaking, as the central government may by notification specify which employees building workers either directly or through a contractor the government। ये इसमें बताया गया है नंबर 2 में कि किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में है ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। मतलब सार्वजनिक मतलब कोई सरकारी ही बोल सकते हैं, मतलब सबको मिला के यह उपक्रम बनाया जाता है, जैसा कि सरकार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। मतलब सरकार के द्वारा क्या है, ये उपक्रम
चलाया जा सकता है जो भवन निर्माण श्रमिकों को सीधे या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित करता है तो केंद्र सरकार। मतलब इसका बोलने का मतलब यह है कि जो भी पेरोल में है या ठेकेदार के माध्यम से कार्य करते हैं उसको केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी को हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब एक ही बात में बोला जाएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज। Public sector undertaking means any corporation established by under any central, state, provisional act, a government company as defined section 617 of Companies Act 95 1956। अच्छा एक मिनट, मैंने एक बताया था डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 40 इस पे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि डेफिनेशन को 1 में इन रिलेशन टू इस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयज बिल्डिंग वर्कर आइदर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर इन, मतलब जो भी डायरेक्टली वर्क करेगा या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लेवल में वर्क करेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द डिस्प्यूट एक्ट 1947 14। अब क्या ये जो डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 14 में कि मतलब जो क्लॉज दिया गया है वो क्लॉज क्या है, जो भी वर्कर को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करेगा, वो जाएगा लेबर कोर्ट। ठीक है, लेबर कोर्ट में वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, फिर उसको उसके मद्देनजर रखते हुए वो नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको देखकर फिर वो लेबर कोर्ट को उसका जवाब देंगी, उस पर कार्रवाई करके 6 महीने के अंदर उसको वो चीज उसका निदान करके देना है। समझ गए? डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 14 में ये आप देख लेना। ओके, तो देखो कभी भी जो एक्ट है ना, एक्ट क्या है, हमको एक लॉ में एक्ट और सेक्शन अगर हमको पता चल गया ना, कोई भी हमको परेशान नहीं कर सकता। इसी के थ्रू ही हम कार्य करते हैं। कोई चाहे कितने भी रूल्स बता दे, एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन सेकंड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स एनी कारपोरेशन established by the or under any central, state or provisional act or government company as defined in section 617 of Companies Act 1956 1 of 1956, which is owned, controlled or managed by central government। अभी देखो इस सब क्लॉज का मतलब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का अर्थ सेंट्रल मतलब केंद्रीय, राज्य सरकार और प्रांतीय अधिनियम द्वारा इसके तहत मतलब कंपनीज एक्ट के तहत स्थापित कोई कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, सेक्शन कितना 617 और कंपनीज एक्ट 1956 के तहत यह ये जो मतलब परिभाषित सरकारी कंपनी जिसका नियंत्रण प्रबंधन केंद्र सरकार के पास होता है। मतलब इसमें यह बताया गया है, अभी देखो कंपनी एक्ट 1956, इसमें इसके सेक्शन 617 में यह बताया गया है कि इस जो भी फैसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा कंपनी का। ये इसीलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% शेयर इसमें
इसमें लगा हुआ होता है। 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होता है। तो जो भी निर्णय और जो भी फैसले होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर यह निर्धारित रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा है बेनिफिशियरी। ठीक है। अपन सेक्शन 2 में दूसरा डेफिनेशन पर, पहला डेफिनेशन अपन ने पढ़ा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब दूसरा जो डेफिनेशन है वो बेनिफिशियरी पढ़ेंगे। बेनिफिशियरी मीन्स ए बिल्डिंग वर्कर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। अभी बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग वर्कर जो रजिस्टर बिल्डिंग वर्कर जो रहते हैं वो अंडर सेक्शन 12 में। अंडर सेक्शन 12 क्या है? ये BOCW एक्ट में जब सेक्शन 12 आएगा उसमें यह पूरा दिया गया है बिल्डिंग वर्कर के सुविधा के बारे में। ठीक है। तो हम जब सेक्शन 12 आएगा तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, पर अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बेनिफिशियरी क्या मतलब, जो बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर है उसी को हम बेनिफिशियरी कहेंगे। अब बोर्ड मीन्स बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 18। अब बोर्ड का अर्थ यह है कि जो सेक्शन 18 में दिया गया है, मतलब सेक्शन के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 में जो दिया गया है, जो भी मतलब वर्कमैन का PF हो गया, वेजेस हो गया या उसका ESIC हो गया, वो उस और उसमें जो भी मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, वो जो राशि है जो वर्कर को भविष्य के लिए काम आएंगी, उसी की एक संस्था बनती है जिसको हम बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है। मतलब एक वेलफेयर संस्था बोल सकते हैं हम इसको। श्रमिक कल्याण कार्य के लिए यह बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है। अब हम सी सेक्शन देखेंगे हम, मतलब सेक्शन 2 में सी। ओके। पहले हमने देखा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दूसरा हमने देखा बेनिफिशरीज, तीसरा हमने देखा बोर्ड। ठीक है। अब सी जो है, हम सी क्या देखेंगे? बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स, मतलब मीन्स क्या है? बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स द कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसमें BOCW एक्ट लागू होता है। ठीक है। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स द कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी मतलब बांधकाम का कार्य करते हैं। कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन, एक मिनट। तो हम जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क को जो एक्ट है वो कौन कौन से कार्य में लागू होता है उसके बारे में हम पता करेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मतलब बांधकाम, अल्टरेशन मतलब उसका मॉडिफिकेशन अंदर का, उसको मतलब डिज़ाइन बोल सकते हैं हम अल्टरेशन को। रिपेयर्स मतलब उसको सुधारना, मेंटेनेंस देखरेख करना, डिमोलेशन मतलब उसको तोड़ के, तो मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना। और इन रिलेशन बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड्स, रेलवे, ट्रैमवे, और जिसका जो मतलब बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गए, रेलवे हो गई, उसके ट्रैक हो गए, ट्रैमवेज मतलब पटरिया। ठीक है। एयरफील्ड हो गया, मतलब हवाई से रिलेटेड जो बांधकाम हो गए, मतलब एयरपोर्ट्स को बनाना, इरिगेशन, ड्रेनेज। ठीक है।
इरिगेशंस मतलब सिंचाई जो करते हैं ना, उससे उससे रिलेटेड कार्य। ड्रेनेज मतलब नालियाँ, ठीक है, नालियाँ खोदना। उसके बाद एम्बैंकमेंट मतलब जो तट तट बनाते हैं ना पानी रोकने के लिए या पानी को बहाने के लिए, जो तटें बनाते हैं उसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। एंड नेविगेशन वर्क जो मार्गदर्शक के लिए जो कार्य किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो कार्य। फ्लड कंट्रोल वर्क जब कोई बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो काम कराया जाता है वो भी पीओसीडब्ल्यू एक्ट में शामिल होता है। इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वर्क जो भी संचयित पानी रहता है गड्ढे में उसको भी निकालने के लिए, जैसे गडर लाइन के काम बोल सकते हैं हम उसको, वो भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट में आता है। और जो भी मतलब गडर लाइन से रिलेटेड पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम होता है वो भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लागू होता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाटर वर्क्स जो भी हाइड्रोलिक वाटर का से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं या फिर पावर ट्रांसमिशन से जो पैदा करते हैं वो भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लागू किया जाता है। इंक्लूडिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वही जैसे मैंने बताया। ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन जो भी ऑयल और गैस का इंस्टॉलेशन वर्क है वो भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट में आता है। इलेक्ट्रिक लाइन जो हमारे सब स्टेशन होते हैं उसमें जो जो लाइन जाती है वो भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट में आता है। वायरलेस रेडियो टेलीविज़न टेलीकॉम टेलीफोन टेलीग्राफ एंड ओवरसीज कम्युनिकेशन मतलब टेलीकॉम का जितना भी कार्य है वो बीओसीडब्ल्यू एक्ट में आता है। डैम्स जो नहरें होती है, डैम्स जो हम बनाते हैं, सॉरी डैम्स मतलब वो जो पानी जिससे बहाया जाता है, मतलब पानी को संचित रखने के लिए जो डैम्स रहती है वो। कैनल्स मतलब नहरें। उसके बाद रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जलाशय। वाटर कोर्स, टनेल। वाटर कोर्स मतलब ऐसे नहर बनाना, वो खेतों में जाने के लिए वो जो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम टनेल। ब्रिजेस, वाइडक्ट मतलब नहरें। पापा ये वाईफाई चालू करून द्या ना। ठीक है। कैनल, रिजर्वायर्स, वाटर कोर्स, टनेल, ब्रिज। वाइडक्ट मतलब नहरें। एक्वाडक्ट मतलब जो हम बनाते हैं ना, बांध, बांध को बोलेंगे एक्वाडक्ट। पाइपलाइंस, टावर्स, कूलिंग टावर्स, ट्रांसमिशन टावर्स एंड सच other work as may specified in this behalf of appropriate government by notification। मतलब इतने जो काम मैंने बताया है, जो जितने भी कार्य, यह सब बीओसीडब्ल्यू एक्ट में शामिल होते हैं। ठीक है। बिहाफ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये सब काम होते हैं बाय notification, but does not include any building or other construction work to which the provision of Factory Act 1948, 63 of 1948 और माइंस एक्ट ठीक है, माइंस एक्ट 1952, 35 ऑफ 1952 अप्लाई। इसमें मतलब बोला गया है कि यह कार्य जो मैंने पहले बताया आपको, उन कार्यों के अलावा जो फैक्ट्री में कार्य करता है जो भी वर्कमैन, उसका एक्ट बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लागू नहीं होता। वह इसीलिए नहीं होता है कि क्या होता था कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट और फैक्ट्री एक्ट दोनों का जो कंपनी जो है उसका कंपेंसेशन भरती थी। तो फैक्ट्री एक्ट वालों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि जब हम फैक्ट्री एक्ट का कंपनसेशन भर रहे हैं तो हम बीओसीडब्ल्यू एक्ट का क्यों भरे। तो इस बात को गवर्नमेंट ने डिसाइड की कि अब बीओसीडब्ल्यू एक्ट को अलग रखा जाए और फैक्ट्री एक्ट को अलग रखा जाए। ठीक है।
तो इसीलिए फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम करते हैं तो उसमें फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, और जो मैंने अभी तक जितने बताया है, बांध काम का हो गया, बाकी के जो काम बताया अभी तक, उसको हम बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लागू करते हैं। और उसी के साथ जो माइंस एक्ट 1952 है, उसमें भी बीओसीडब्ल्यू एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, और मेरे से कोई गलती होती है तो उसके बारे में बताना, क्योंकि क्या है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। जितना मुझे मतलब जानकारी है मैं उतना ही बताता हूँ। मैं भी कुछ ज़्यादा सीख के नहीं आया हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है इन्फॉर्मेशन सरल शुद्ध लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में पहुँचे, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिन कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो हमने क्या है, सेक्शन 2 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके बाद पढ़ा हमने बेनिफिशरीज, उसके बाद पढ़ा हमने बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बीओसीडब्ल्यू एक्ट में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं और कौन कौन से कार्य शामिल नहीं होते, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 और माइंस एक्ट 1952, जो इसमें बीओसीडब्ल्यू एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बिल्डिंग वर्कर्स। बिल्डिंग वर्कर means a person who is employed to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervisory, technical or clerical of hire or reward। ठीक है, बिल्डिंग वर्कर का अर्थ क्या है, वह व्यक्ति जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में संबंध, चाहे मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉय हो या ठेकेदार के थ्रू जो काम करता है, उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और सुपरवाइजर, टेक्निकल और क्लरिकल। ठीक है, यह यह मतलब उसको क्या बोलते, यह जो वर्कमैन होता है उसको हम बिल्डिंग वर्कर कहेंगे। ठीक है, वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, जो कि जो भी इसमें शामिल होता है उसको हम बिल्डिंग वर्कर कहते हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। अब हम उस पर्सन को बिल्डिंग वर्कर नहीं मान सकते who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, जो कि मतलब जो एम्प्लॉय मैनेजरियल पोजीशन में हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जिसके अंदर मतलब जिस पोस्ट में हो, उसको हम बिल्डिंग वर्कर में शामिल नहीं कर सकते। हु बीइंग एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजर कैपेसिटी ड्रॉ वेजेस एक्सटेंडिंग 1600 रुपीज पर मेंशन और एक्सरसाइज आइदर बाय नेचर ऑफ ड्यूटी। मतलब, और वो एम्प्लॉयड जो कि सुपरवाइजर कैपेसिटी में भी है, लेकिन उसका जो वेजेस है वो 1600 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1600 के ऊपर है तो हम उसको बिल्डिंग वर्कर नहीं मानेंगे। अटैच टू द ऑफिस बाय रीजन ऑफ पावर वेस्टेज टू हिम, फंक्शन मेनली मैनेजरियल नेचर। मतलब भले ही वो काम मतलब बांधकाम से रिलेटेड करता हो, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो मैनेजरियल नेचर में ही माना जाएगा। ठीक है, चीफ, अब इसमें है चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर का मतलब क्या है? चीफ इंस्पेक्टर मीन्स द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन।
42 मतलब जो है चीफ इंस्पेक्टर का मतलब यह है कि जो सेक्शन 42 के तहत अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सब सेक्शन 2 सेक्शन मतलब सेक्शन 42 में सब सेक्शन 2 के तहत जो अपॉइंट किया जाता है, तो ये सब सेक्शन जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट का जो सब सेक्शन है ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा सेक्शन, अभी हमारा 2 ही चल रहा है, तो जब सब सेक्शन जो आएगा उसमें चीफ इंस्पेक्टर का को कैसे मतलब चीफ इंस्पेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स पर्सन हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस गिवन रिजल्ट फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन अ मेयर supply goods article manufactured by employment building workers who supplies building workers for any work or establishment including a subcontractor। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है, ठेकेदार का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो भवन श्रमिकों को नियोजित करके किसी प्रतिष्ठान के लिए केवल माल या विनिर्माण की वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा कोई निश्चित परिणाम उत्पन्न करने का कार्य करता है या प्रतिष्ठान के कार्य किसी कार्य के लिए भवन श्रमिकों की आपूर्ति करता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्टर में शामिल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया। अब एच जो है डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 सेक्शन 42। डायरेक्टर जनरल जो है यह सेक्शन 42 में सब सेक्शन 1 में इसका जिक्र किया गया है। इसको जो अपॉइंट किया जो जाता है वो कैसे किया जाता है, हम वो जब बीओसीडब्ल्यू एक्ट का हमारा सेक्शन 42 चलेगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी अपॉइंटेड हम करते हैं डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें एक एक चीज पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर, ओके। अब आगे हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इन अ रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट मीन्स द ओनर देयर ऑफ एंड इंक्लूड्स वन लोकल अथॉरिटी और other establishment directly without any contractor, the chief executive officer of that authorities or establishment in relation to a building or other construction work carried on by or on behalf of, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता का अर्थ है उसका मतलब स्वामी तथा इसमें शामिल है किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्रतिष्ठान द्वारा उसकी ओर से बिना किसी ठेकेदार के सीधे किए जाने वाले भवन। अब एम्प्लॉयर का मतलब मैं एक ही बता दूंगा, सिंपल अर्थ, उसको नियोक्ता बोलते हैं, जो कि ठेकेदार और सब ठेकेदार को नियंत्रित करता है और जो वर्कमैन को भी नियुक्त करता है, उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे सीधे और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब दूसरा है इन अ रिलेशन टू अ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड ऑन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्कर सप्लाइड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर और अदर कॉन्ट्रैक्टर। वही जैसे हमने पढ़ा, वो कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई करता है, अदर और सब कॉन्ट्रैक्टर भी मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई करता है और उसको नियंत्रित भी करता है। अब इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनी बॉडी कोऑपरेट ऑफ फर्म। मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब किससे बिलोंग करेंगी, अंडर अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके हम जो कंपनी बनाएंगे
उसी को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। An individual of association or other body individual which or whose employ building workers in any building or other construction work and includes an establishment belonging to contractor but does not include individual who employees। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि किसी निगमित निकाय फर्म किसी व्यक्ति संघ या व्यक्तियों के निकाय के संबंध में या उसके नियंत्रण में कोई प्रतिष्ठान जो किसी भवन अन्य निर्माण कार्य में भवन श्रमिकों को नियोजित करता है तथा इसमें ठेकेदार से संबंधित प्रतिष्ठान शामिल है, परंतु इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को अपने निवास के संबंध में किसी भवन या संकुचन कार्य में नियोजित करता है। ऐसे निर्माण की कुल लागत 10 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है। फंड मतलब क्या होता है? मीन्स बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड्स ऑफ बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर सब सेक्शन 1 सेक्शन 24 BCW एक्ट में सेक्शन 24 में सेक्शन 1 में फंड के बारे में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यह एक फंड होता है जो कि वर्कर के सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। अब नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एज केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन। यदि कुछ अपने बिल्डिंग में कुछ ऐसी घटना होती है जिसको हमको नियंत्रित करना है, तो उस चीज़ के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए उसको नोटिस दिया जाता है, उसी को हम नोटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वेजेस शॉल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू क्लॉज VI सेक्शन 2 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 4 ऑफ 1936। अभी जो वेजेस है, जो मजूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो क्लॉज 6 सेक्शन 2 काय में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में दिया गया है। ठीक है। एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी लॉ विच इज नॉट फोर्स एनी एरिया शॉल इन रिलेशन टू दैट एरिया टू बी constructed as reference to corresponding law if any force in that area। इस अधिनियम में किसी ऐसे कानून का संदर्भ जो किसी क्षेत्र में लागू नहीं होता, उस क्षेत्र के संबंध में उस क्षेत्र में लागू संगत कानून यदि कोई हो के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, ये हो गया चैप्टर 1 जो कि हमने प्रारंभिक के रूप में देखा है। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा, तो आप थोड़ा सा कमेंट्स के थ्रू बताना। अब अगला चैप्टर जो है हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है और आप भी कैसा है कि ज़्यादा लंबा वीडियो है तो आप भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारा ये जो वीडियो है और अच्छा आगे बढ़े और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।